गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, कल अपन ने पढ़ा था प्रगामी तरंग के बारे में। ठीक है, प्रगामी तरंग के कुछ बेसिक चीजें देखी थी अपन ने। किसे कहते हैं प्रगामी तरंग? जो तरंग माध्यम में लगातार आगे संचरित होती है उसे हम प्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, इसका जो समीकरण है ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के रूप में होता है। ठीक है, इत्यादि अपन ने कुछ एक चीज देखी थी। और फिर आपसे कहा था अपन पढ़ेंगे आज प्रगामी तरंगों के गुण। तो बच्चों, प्रगामी तरंगों के कौन कौन से गुण हम पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे तारत्व, विशेषता, ऊर्जा, तीव्रता, प्रबलता, परावर्तन, प्रतिध्वनि, अध्यारोपण इत्यादि। इन सी गुणों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से गुण है, इनका क्या क्या यूज है। देखिए बच्चों, फर्स्ट अपन देखें यहाँ पे तारत्व के बारे में। तारत्व जिसे हम पिच भी बोलते हैं। पिच बच्चों ये आवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? आवृत्ति से संबंधित है। आवृत्ति, ठीक है, से संबंधित है। ये आवृत्ति से संबंधित मतलब बच्चों कि अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या मतलब है यहाँ पे देखिए, अतः यदि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाई तो पिच इज इक्वल टू हाई। ठीक है, पिच इज इक्वल टू हाई, आवृत्ति ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी, यह मतलब इसका। ठीक है, जब अपन देखें मच्छर और अगर अपन शेर की आवाज की तुलना करें तो हम जानते हैं आवृत्ति किसकी होती है, मतलब तीखापन किसकी आवाज में होता है? मच्छर की आवाज में। मतलब आवृत्ति ज्यादा किसकी है बच्चों? मच्छर की साउंड की, मतलब उसकी पिच ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज अपन देखा। उसके बाद फिर देखें सेकंड पॉइंट, विशेषता, क्वालिटी। तो जो विशेषता जो है ये एक्चुअल में जो है क्वालिटी, ये किससे संबंधित है? ये तरंग स्वरूप से आधारित है। ठीक है, तरंग स्वरूप, तरंग स्वरूप से संबंधित है। मतलब वेव स्ट्रक्चर किस प्रकार से उससे संबंधित होती है? वेव स्ट्रक्चर से संबंधित है। मतलब बच्चों जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन कोई साउंड सोर्स जो है उससे साउंड उत्पन्न हो रही है तो जरूरी नहीं कि उसकी साउंड जो इमिट हो रही है उसका जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है साइन थीटा के रूप में ही हो। ठीक है, किसी रूप में हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी अपन ने कल समीकरण देखी थी आखिरी में, किसी भी रूप में सा ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है? विशेषता को। मतलब विशेषता किससे संबंधित है? तरंग स्वरूप से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन देखें यहाँ पे थर्ड पॉइंट, ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी ई। अब जो अपन देख रहे हैं पार्टिकल बच्चों क्या कर रहा होता है? एसएम, और पार्टिकल एसएम करता है अपनी ऊर्जा आगे ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे और जानते हैं एसएम में ऊर्जा कितनी होती है? जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वही ऊर्जा आगे लगातार संचित होगी, तो ये अपन तरंग की ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखें एसएचएम के कारण, एसएचएम के कारण संचरित ऊर्जा, संचरित ऊर्जा का जो सूत्र क्या होता है? ई बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, कण के एसएम के कारण जो संचित ऊर्जा है ई बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होती है। और बच्चों अगर आपसे ऊर्जा घनत्व पूछ ले, आपसे ये पूछ सकते हैं ऊर्जा घनत्व, मतलब एनर्जी डेंसिटी। बच्चों ऊर्जा घनत्व क्या होता है? बच्चों देखिए ये होता है ऊर्जा बटा आयतन, मतलब ई बटा वॉल्यूम। तो ई बटा वॉल्यूम करेंगे तो बच्चों इसमें वॉल्यूम का भाग लगा दें तो मास अपॉन वॉल्यूम को अपन क्या लिखते हैं? डेंसिटी। एम अपॉन वी, रो बन जाता है डेंसिटी, तो लिख दिया मैंने हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम को अपन डेंसिटी पुट कर दिया। ठीक है, ये हो गई एनर्जी। उसके बाद फिर ऊर्जा के बाद अपन देखें यहाँ पे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे तीव्रता। फोर्थ पॉइंट अपन बात करें तीव्रता की, इंटेंसिटी की, तीव्रता आई। तो जो तीव्रता आई क्या होती है? इसके लिए अपन जैसे ये एक डायग्राम देखें, जैसे बच्चों यहाँ पे कोई स्रोत है मान लो, ये ठीक, कोई बिंदुवत स्रोत है। ठीक है, इससे लगातार तरंगें आगे निकल रही हैं, हर दिशा में तरंग जा रही है। ये बिंदुवत स्रोत है। अपन जानते हैं जो बिंदुवत स्रोत है इससे चारों तरफ तरंगें सभी दिशाओं में जाएंगी। ठीक है, मतलब एक का जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा? गोलाकार तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र होगा। इससे तरंगें इधर भी निकल रही है, इधर भी, सभी संभव दिशा में से तरंगें उत्सर्जित हो रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी। ठीक है, सभी संभव दिशाओं में यहाँ पे तरंगें उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, और जो इसका तरंगाग्र अपन देखें तो इसका तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी? बेलना गोलाकार होगी। इस प्रकार से इसका गोलीय तरंगाग्र होगा। कैसा होगा बेटा? गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस प्रकार से इसका गोलीय तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, इसका तरंगाग्र कैसा बच्चों? गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये दूरी, इस बिंदु की दूरी आर है, मतलब जहां पे हमें तीव्रता की बात करनी है, मतलब ये कोई पॉइंट है, ये जो कोई पॉइंट है जिसकी दूरी यहां से लेकर यहां तक की आर दूरी है, ये दूरी आर है। इस स्थान पे अगर अपन बात करें तीव्रता क्या होगी, तो देखिए यहां से जो तरंगे निकल रही हैं इस ओर से सभी दिशाओं में लगातार आगे गमन कर रही है। ठीक है, आर दूरी मतलब आर त्रिज्या वाला अगर अपन एक काल्पनिक गोला बनाए, ठीक है, काल्पनिक तरंगाग्र अपन सोचें
तो इस तरंगाग्र का एरिया कितना बच्चों, इसका एरिया, ठीक है, इसकी त्रिज्या आर है, तो यहाँ पे जो इसका एरिया आपको दिखेगा, इसका एरिया क्या बच्चों, एरिया ए इज इक्वल टू कितना बच्चों, गोली तरंगाग्र, गोले का एरिया कितना बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोली ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया, गोले का एरिया। अब बच्चों तीव्रता होती क्या है, देखिए तीव्रता स्रोत से लगातार ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, तो किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। मतलब क्या बच्चों, देखिए यहां से I बराबर क्या होती है परिभाषा, I बराबर E अपॉन AT मींस एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, मतलब एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, उस स्थान पे तीव्रता कहलाती है, ठीक है। तो एनर्जी बच्चों यहाँ पे क्या है, देखिए E, एरिया ए है, टाइम टी है, ठीक है, E अपॉन AT। अब यहाँ पे E अपॉन टी को अपन क्या लिखते हैं, पावर, ठीक है, देखिए जो I बराबर क्या जाएगा, E अपॉन टी को अपन शक्ति लिखते हैं P अपॉन A। P क्या बच्चा यहाँ पे स्रोत की शक्ति है, ठीक है, P यहाँ पे स्रोत की शक्ति है, स्रोत की शक्ति मतलब कितनी शक्ति का स्रोत है, स्रोत की शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट, अपन वाट, और ए का बच्चा पे एरिया, ठीक है, तरंगाग्र का एरिया है जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां से अपन देखें इस आई का मात्रक क्या आएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर, तो शक्ति के लिए वाट लगाएंगे, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आई का मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर ये होता है, ठीक है, ये चीज अपन देख ली। अब यहाँ पे इस पे देखिए, यहाँ पे जो ए है तो हम देखें अतः आई समानुपाती क्या है बच्चों, देखिए अगर मान लो कोई स्रोत की शक्ति फिक्स है, एक निश्चित स्रोत शक्ति का स्रोत है, उससे आर दूरी पर अगर अपन तरंगाग्र की बात कर रहे हैं, तरंगाग्र की शेप अगर बच्चों गोलाकार है तो एरिया क्या लेंगे, गोलाकार, और अगर मान लो कोई रेखीय स्रोत है, रेखीय स्रोत के लिए चारों तरफ तरंगाग्र कैसा होता है बच्चों, बेलनाकार होता है। मतलब यहां से हम देख रहे हैं आई समानुपाती क्या है बच्चों, ए, आई समानुपाती 1/a आ रहा है, यहां से अपन देख रहे हैं आई समानुपाती 1/a, ठीक है, ए यहाँ पे एरिया है, तो इसी को हम यूं आगे लिखते हैं, देखिए इस तरह से लिखें, आई समानुपाती क्या आएगा 1/आई समानुपाती 1/ एरिया, तो जो एरिया को लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो आई समानुपाती जाएगा 1/r स्क्वायर, किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक है, बिंदु स्रोत के लिए, अगर कोई बिंदु स्रोत है तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या लगाएंगे, आई समानुपाती 1/r स्क्वायर हो जाएगा बिंदुवत स्रोत के लिए। और अगर बच्चों यहाँ पे कोई रेखीय, मान लो रेखीय स्रोत है, रेखीय स्रोत, तो जो रेखीय स्रोत है, जो मान लो इस तरह का स्रोत है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, एल लंबाई का स्रोत है, ठीक है, इससे चारों तरफ तरंगाग्र निकलेगा, वो कैसा होगा, बेलनाकार, तो आर दूरी पर जो बेलनाकार पृष्ठ बनेगा, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा 2 पाई आर एल, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया रखेंगे 2 पाई आर एल, तो यहाँ से आई समानुपाती क्या जाएगा बच्चों 1/r आ जाएगा, ये किसके लिए बच्चों, रेखीय स्रोत के लिए। अगर स्रोत रेखीय, ठीक है, रेखीय स्रोत है तो उसके लिए क्या बनेगा, आई समानुपाती 1/r, बिंदुवत स्रोत के लिए तो आई समानुपाती 1/r स्क्वायर, और रेखीय स्रोत है तो आई समानुपाती 1/r, ये चीज अपन देखी, क्लियर। तो इस प्रकार से बच्चों स्रोत से दूरी बढ़ने पर तीव्रता इस सूत्र के अनुसार घट रही होती है, ये अपन देखा। और फिर बच्चों यहाँ आई बराबर E अपॉन AT है, ई का मान ये इस तरह से रख के सोल्व करें अपन, ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करने पे जो रिजल्ट आता है हमें डायरेक्ट याद रखना है, ये आता है आई बराबर जो रिजल्ट आएगा सोल्व करने में, मतलब किसी माध्यम में तरंग आगे संचित हो रही है तो उसकी तीव्रता किन किन राशियों में डिपेंड करती है, तो 2 पाई स्क्वायर रो एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, रो वी एन स्क्वायर ए स्क्वायर, इस सूत्र के अनुसार तीव्रता यहाँ पे परिवर्तित हो रही होती है, ठीक है, किसी माध्यम में तरंग गति कर रही है तो इसके लिए तीव्रता कुछ इस प्रकार से होती है, आई का सूत्र होता है तीव्रता सूत्र, आई बराबर, ठीक है। अब बच्चों देखो जैसे कि एक ही माध्यम में, एक निश्चित माध्यम में, यहाँ पे रो क्या है बच्चों, देखिए रो तो बता रहा है माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व डेंसिटी ऑफ मीडियम, एंड बच्चों यहाँ पे वी क्या है, माध्यम में तरंग वेग, माध्यम में तरंग वेग है, ठीक है। अब बच्चों अगर माध्यम निश्चित है, एक निश्चित माध्यम में अलग अलग तरंगें गति कर रही हैं, तो देखो 2 पाई तो वैसे कांस्टेंट है, रो और वी भी कांस्टेंट होगी, निश्चित माध्यम बोल दिया तो आई समानुपाती क्या आएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। पर हम देखें एक निश्चित माध्यम में कई तरंगें
कई तरंगे हो तो आई समानुपाती क्या होगा यहां से, आई समानुपाती n स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब एक निश्चित माध्यम, फिक्स माध्यम में कई तरंगे गति कर रही हैं तो हम क्या लिखेंगे, आई समानुपाती n स्क्वायर ए स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा बच्चों देखिए, अगर एक निश्चित माध्यम में दो तरंगे अध्यारोपण कर रही हैं, मतलब एक मान लो कि एक व्यतिकरण कर रही हैं और व्यतिकरण भी स्थायी व्यतिकरण है, तो जो आगे पढ़ेंगे अपन, स्थायी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब हम बात करें स्थायी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, दो तरंगों के मध्य स्थायी व्यतिकरण के लिए, स्थायी व्यतिकरण को n इक्वल टू क्या होता है, सेम। n इक्वल टू सेम होता है, इसलिए यहाँ पे आई समानुपाती क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, आई समानुपाती ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच्चों तरंग का आयाम है तो आई समानुपाती ए स्क्वायर। ठीक है, अब चलो बच्चों यहाँ पे जैसे आपको मैंने व्यतिकरण की बात कर रहा हूं तो जैसे समझा दूं, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे व्यतिकरण। एक तो था संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। तो चलो देखो, संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, देखिए संपोषी व्यतिकरण में हम जानते हैं बच्चों, तीव्रता और आयाम हमें क्या मिलते हैं, अधिकतम। ठीक है, तीव्रता अधिकतम मिलती है, आयाम भी अधिकतम मिलता है। आयाम का मान क्या होता है बच्चों, आई बार ए मैक्स बराबर आयाम अधिकतम मिलता है, ए मैक्स का मान होता है A1 प्लस A2। ठीक है, और तीव्रता भी मिलती है हमें अधिकतम आई मैक्स, और आई मैक्स का मान क्या होता है, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ठीक है, जबकि हम बात करें बच्चों विनाशी व्यतिकरण में मान घट रहे होते हैं, मतलब आयाम का मान भी कम प्राप्त होता है, तीव्रता भी कम प्राप्त होती है विनाशी व्यतिकरण में। तो बच्चों आयाम का मान क्या मिलता है, मिनिमम, तो A मिलता है मिनिमम, जिसका मान होता है A1 माइनस A2, या कहते हैं A2 माइनस A1, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना है। ठीक है, ऐसे बच्चों तीव्रता भी यहाँ पे मिनिमम होती है, तो तीव्रता मिनिमम जो क्या बनता है, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं आई मैक्स और आई मिन प्राप्त होते हैं संपोषी विनाशी व्यतिकरण में, इस प्रकार से। ठीक है, अब चलो बच्चों ये अपन ने इसकी थ्योरी देखी, इससे बेस्ड अपन ने 2-3 क्वेश्चन देखे स्टार्टिंग के, फिर आगे और पढ़ेंगे। तो चलो पहला एग्जांपल क्या है, एक बिंदुवत स्रोत की शक्ति 31.4 वॉट है। ठीक है, इससे r बराबर 2 मीटर दूरी पर तरंग की तीव्रता बतानी है। तो बच्चों स्रोत कैसा है, बिंदुवत। ठीक है, हमें स्रोत की शक्ति दे रखी है, दूरी दे रखी है, तो बच्चों तीव्रता पूछी है, तो हम क्या लगाते हैं, आई बराबर P/A। तो यहां से हम देखें सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 आई बराबर क्या लगाएंगे, P/A। आई बराबर P/A का यूज करना है। ठीक है, तो बच्चों P का मान कितना बच्चों, यहाँ पे शक्ति दे रखी है यहाँ पे 31.4 वॉट, 31.4 वॉट। और बच्चों यहाँ पे A क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 31.4, यहाँ बच्चों पाई से 31.4 तो 10 बार आप काट सकते हैं। ठीक है, तो यहां से चलो इससे ये काट दिया मैंने, कितनी बार काट दिया, 10 बार, तो 10 तो ऊपर आया 10 और नीचे 4 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 2, तो जो 2 का स्क्वायर करना है हमें, त्रिज्या 2 दे रखी, दूरी का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 10 आ रहा है, नीचे 4 चौक 16 आ रहा है, 10/16। तो 10/16 मतलब 5/8 वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 5/8 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो शक्ति का मान मतलब तीव्रता मान क्या है, 5/8 वाट पर मीटर स्क्वायर, निकाल लिया अपन ने आंसर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद फिर आगे देखें अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 2। एक रेखीय स्रोत से प्रारंभिक आयाम A0 की तरंगें उत्सर्जित होती है, r दूरी पर इस तरंग का समीकरण क्या होगा। और जो हम देखें यहाँ पे हमसे क्या बोल दिया है, रेखीय स्रोत। तो क्वेश्चन में ढंग से पढ़े, यहाँ पे क्या बोला बच्चों, रेखीय स्रोत। यहाँ पे चलो बिंदु स्रोत वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे रेखीय स्रोत की बात कर रहा है। रेखीय स्रोत के लिए अपन जानते हैं आई समानुपाती क्या होता है बच्चों, 1/r होता है। ठीक है, अच्छा चलो आयाम की बात करें बच्चों, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2। अब जो रेखीय स्रोत बोल दिया गया है, रेखीय स्रोत, तो रेखीय स्रोत के लिए
अपन जानते हैं आई समानुपाती होता है 1/r, ठीक है, आई समानुपाती 1/r। अब देखें तीव्रता का आई ए के साथ संबंध होता है आई समानुपाती ए स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज ए समानुपाती क्या आएगा बच्चों, रूट ऑफ आई, और आई का मान रख देंगे 1/r, तो इसलिए बच्चों ए समानुपाती क्या हो जाएगा, ए समानुपाती 1/√r ये आएगा। तो देखो कौन सा संबंध ऐसा है जो 1/√r के अनुसार आयाम परिवर्तित कर रहा है, तो ये है बच्चों तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे x बराबर क्या है, a0/√r, ठीक है, तो इसलिए बच्चों a बराबर क्या जाएगा, a0/√r, इसके अनुसार यहाँ पे आयाम परिवर्तित होगा, अतः कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है ये आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा आंसर, आयाम a0/√r के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। चलो देखें बच्चों थर्ड एग्जांपल, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड पढ़िए क्या है, कह रहा प्रत्येक 1 मीटर संचरण में किसी तरंग की तीव्रता 10% घट जाती है, तो 3 मीटर संचरण पश्चात तीव्रता क्या होगी यदि प्रारंभिक तीव्रता 100 इकाई है। तो देखिए सिंपल जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक तीव्रता मान लें 100 है, प्रारंभिक तीव्रता 100 दे ही रखी है, तो जो 1 मीटर के बाद आफ्टर 1 मीटर इसमें से हमें 100 में से क्या माइनस करना है, 10%। 100 का 10% क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कितना होगा, 90। 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में से 10 माइनस किया, कितना बचा, 90 बचा। 100 का 10% माइनस कर दिया, और बच्चों फिर आगे यहाँ पे 90, बस आगे अगले 1 मीटर बाद देखें, अगले 1 मीटर के बाद अब कितना रह गया बच्चों, मान 90 रह गया, तो अब क्या 90 में से क्या माइनस करना है, 9, क्योंकि 90 का 10% क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 90 का 10% 9 होता है, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 81। फिर आगे अगले 1 मीटर बाद देखें, अगले 1 मीटर बाद तो अभी 81 आया, 81 का माइनस करना है 10%, मतलब 8.1, तो ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस करने पे कितना है बच्चों, ये आ जाएगा 72.9, ठीक है, 72.9 ये बन जाएगा, क्लियर। इस तरह अपन देख रहे हैं, ये आ जाएगा आंसर 72.9, ये इसका आंसर आएगा 72.9 इकाई। तो 3 मीटर हो गया, देखो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 3 मीटर के बाद कुल तीव्रता कितनी रहेगी, 72.9 इकाई रह जाएगी, ठीक है। अब बच्चों अगला पॉइंट है यहाँ पे प्रबलता के बारे में, ठीक है। तो जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ ली 4 हुई, अब देखें 5वीं प्रॉपर्टी बच्चे यहाँ पे प्रबलता के बारे में देखें, 5th प्रॉपर्टी प्रबलता। और जो 5th प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं प्रबलता की, या इसको बोलते हैं साउंड लेवल, ठीक है, प्रबलता कह लें या साउंड लेवल बोलते हैं, उसको ध्वनि स्तर ही बोलते हैं, या ध्वनि स्तर भी कहा जाता है, इसको ध्वनि स्तर, प्रबलता या ध्वनि स्तर, इसको हम कैपिटल एल से दर्शाते हैं, कैपिटल एल। तो देखो ध्वनि स्तर या प्रबलता पर कैसे ज्ञात करते हैं, अगर किसी स्थान पर हमें तीव्रता दे रखी है आई, यदि किसी स्थान पर तीव्रता आई हो, तो उस जगह, ठीक है, उस स्थान पर प्रबलता, उस स्थान पर प्रबलता कैसे निकालते हैं, होता है आई बराबर, आई नहीं एल, एल बराबर 10 log बेस 10 आई अपॉन 10 की घात -12, ठीक है, आई अपॉन 10 की घात -12, और ये बेस 10 तो फिर यही सही, 10 log बेस 10 आई अपॉन 10 की घात -12, ठीक है। उसका मात्रक क्या होता है बच्चों, डेसिबल होता है इसका मात्रक, डेसिबल, ठीक है। और बच्चों यहां से देखिए जहां पे आई को हमें किस में रखना है, यहाँ पे आई का मान हमें वॉट पर मीटर स्क्वायर रखना होता है, तो सॉल्व करने पे यह आता है। अब देखो बच्चों कोई भी साउंड अगर आपको सुननी हो, ध्वनि हमें तभी सुनाई देगी जब उसकी प्रबलता क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ध्वनि सुनाई देगी यदि, ध्वनि सुनाई देगी यदि, ध्वनि सुनाई देगी यदि एल का मान क्या हो, ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे एल का मान क्या हो, 0 से ज्यादा हो। और बच्चों एल का मान 0 से ज्यादा कब होगा, देखिए अच्छा सर 0 कब होगा, देखें आई का मान बच्चों अपन 10 की घात -12 रखें, तो कट जाएगा नीचे, यहाँ से कट जाएगा, अंदर क्या आएगा 1, log 1 का मान क्या होता है 0, मतलब यहाँ पे आई का मान अगर अपन 10 की घात -12 रखते हैं तो एल का मान क्या बनता है 0, तो यहाँ पे आई का मान अगर 10 की घात -12 से ज्यादा रखूंगा ना, तो एल का मान क्या होगा, 0 से ज्यादा आएगा। तो हम कहते हैं अतः आई का मान चाहिए ग्रेटर देन
10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमें कोई भी साउंड तभी सुनाई देगी जब उसकी तीव्रता क्या होनी चाहिए, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, तभी हमें सुनाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखिए अगला एक स्टार पॉइंट देखें। अगला पॉइंट अपन देखें बच्चों कि अगर किसी बिंदु पर तीव्रता I1 है और दूसरे अन्य बिंदु पर तीव्रता I2 है, तो उन दो बिंदुओं के मध्य प्रबलता अंतर आपसे पूछ ले। ठीक है, देखिए I1 व I2 तीव्रता वाले बिंदुओं के मध्य प्रबलता अंतर आपसे पूछा जाए, प्रबलता अंतर या ध्वनि स्तर में अंतर पूछ ले आपसे, तो कैसे लिखते हैं बच्चों, डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल के लें या L2 माइनस L1 के लें, मतलब L1 माइनस L2 कहा जाए या डेल्टा एल कहा जाए, तो डेल्टा एल बराबर, ठीक है, ये होता है डेल्टा एल का मान 10 log बेस 10 I1 अपॉन I2, ये होता है डेल्टा एल का फॉर्मूला प्रबलता अंतर। मतलब किन्हीं दो स्थानों पर आपको तीव्रताओं के मान दे रखे हैं और आपसे पूछ ले कि उनके मध्य प्रबलता अंतर बताइए, तो यहाँ से हम I1 बटा I2 ये लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए I1 बटा I2 का मान, अब यहाँ पे जो I1 बटा I2 है, समझना इस बात को, यहाँ जो I1 बटा I2 है, I1 बटा I2 ये जो दिख रहा है कोष्टक, अब इसका मान अगर क्वेश्चन बच्चों मान लो आपको तीव्रता की जगह आयाम की जानकारी दे रखी है, तो इस I1 बटा I2 को मैं क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ A1 बटा A2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि I समानुपाती क्या होता है इसका, तो किसी क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, ये हमें तीव्रता की जगह आयाम की जानकारी दे रखी होती है कि इन स्थान पे तरंगों के आयाम A1 A2 है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, I1 अपॉन I2 क्या लिख दो, A1 बटा I2 होल स्क्वायर, क्यों हम जानते हैं I समानुपाती क्या होता है, A स्क्वायर, I समानुपाती A स्क्वायर से लिखते हैं अपन। ठीक है, अच्छा मान लो बच्चों यहाँ पे आयाम की जानकारी नहीं दे रखी, आयाम की जानकारी दे रखी, दूरी की जानकारी दे रखी है, और बच्चों बिंदुवत स्रोत है, तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, बिंदुवत स्रोत है, I समानुपाती क्या होता है 1 अपॉन R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R2 बटा R1 का स्क्वायर, या कह दें हम ये लिखते हैं R2 बटा R1। ठीक है, मतलब अगर बिंदुवत स्रोत है तो ये लगा देंगे, रेखीय स्रोत है तो ये लगा देंगे। ठीक है, मतलब बिंदुवत स्रोत के लिए लगाना है, बिंदुवत स्रोत है तो हमें क्या लगाना है, ये R2 बटा R1 का होल स्क्वायर, कब अगर बिंदुवत स्रोत है तो, अगर बिंदुवत स्रोत है तो ये लगाएंगे, और अगर रेखीय स्रोत है तो क्या लगाएंगे R2 बटा R1। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं कि बिंदुवत के लिए हो जाएगा और ये रेखीय स्रोत के लिए हो जाएगा। कैसे, अभी अपन एग्जांपल देखते हैं, इस पे और चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसमें एग्जांपल समझें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो देखें सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आज बच्चों एक बिंदु स्रोत से 2 मीटर व 20 मीटर दूरी वाले बिंदुओं के मध्य प्रबलता अंतर आपको बताना है, डेल्टा एल का मान। तो डेल्टा एल मतलब अब दो बिंदुओं ये लगाएंगे सूत्र, बिंदुवत स्रोत है तो देखो बिंदुवत स्रोत बोल दिया है, इस जगह पढ़े क्या है बिंदुवत स्रोत। तो बच्चों बिंदुवत स्रोत के लिए हम जानते हैं क्या होता है, I1 बटा I2 का मान R2 बटा R1 का होल स्क्वायर होता है, तो रख देंगे, तो डेल्टा एल बराबर क्या आएगा 10 log बेस 10 R2 बटा R1 होल स्क्वायर। ठीक है, R2 बटा R1 होल स्क्वायर ये करना है अपन को। तो यहाँ पे देखिए बराबर क्या जाएगा 10 log बेस 10, R2 का मान कितना है 20 और R1 का मान 2 है। ठीक है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 2 से तो 2 कट गया, खैर ठीक है 2 से 2 कट गया, अब घात को आगे ले आए तो 20 log यहाँ कितना जाएगा बेस 10 अंदर कितना जाएगा 10 से जाएगा। अब log 10 बेस 10 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 into 1 कर देंगे तो कितना होगा चाहिए 20 डेसिबल। तो क्या आंसर है 20 डेसिबल, ये इसका आंसर आ जाएगा 20 डेसिबल। ठीक है, 20 डेसिबल ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद फिर देखिए, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि I1 बराबर 4 और I2 बराबर 1। ठीक है, इधर का मान I1 का मान 4 और I2 का मान 1 की तीव्रता दे रखी है हो, तो इनके मध्य संपोषी व विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर प्रबलता अंतर बताना है। मतलब किसी एक बिंदु पे कोई संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा, एक पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य प्रबलता अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रबलता अंतर निकालना मतलब क्या निकालना है Lmax। ठीक है, Lmax माइनस Lmin का मान निकालना है। ठीक है, Lmax माइनस Lmin
अर्थात डेल्टा एल बराबर 10 लॉग बेस 10। अब यहाँ पे एल मैक्स माइनस एल मिन करना है तो ऊपर क्या आएगा आई मैक्स, नीचे क्या आएगा आई मिन। ठीक है, कैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिखा था L1 माइनस L2, तो ऊपर आया था I1, नीचे आया था I2। अब हमें निकालना है L मैक्स माइनस L मिन, तो यहाँ से क्या जाएगा ऊपर I मैक्स, नीचे क्या जाएगा I मिन। तो देखिए 10 लॉग बेस 10। अब बच्चों I मैक्स का मान, I मैक्स का सूत्र था क्या होता है बच्चों यहाँ पे समपोषी व्यतिकरण में, समपोषी व्यतिकरण में लिखा था अपन ने रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए रूट I1 करेंगे 2 आएगा, रूट I2 करेंगे तो 1 आएगा होल स्क्वायर अपॉन आई मिन का मान 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दिया मैंने रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर और नीचे आ गया रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे ये 10 लॉग बेस 10, ऊपर तो कितना हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो क्या जाएगा लॉग 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 को आगे ले आए तो कितना जाएगा 20। ठीक है, बन रहा यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा 3 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ऊपर 3 स्क्वायर नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 को आगे ले आए 20 लॉग 3 बेस 10। अब जो लॉग 3 का मान क्या होता है 0.48, पढ़ाई होगा आपने बचपन में 0.48। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4.8 मतलब ये जाएगा 9.6 डेसिबल। ठीक है, तो बच्चों ये अपन ने सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया ये कितना है बच्चों 9.6 डेसिबल। ठीक है, तो अपन ने ये कौन कौन से गुण देख लिए, प्रबलता तक के गुण अपन ने देख लिए। चलो आगे देखें अगला गुण कौन सा, परावर्तन। तो देखो बच्चों अगली प्रॉपर्टी अपन समझेंगे परावर्तन के बारे में, थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है इसलिए थोड़ा हम बोर्ड पे लिख दिया पहले मैंने, अब समझाता हूँ। चलो आपको देखिए परावर्तन बच्चों, देखिए अपन प्रगामी तरंग आप जानते हो 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो अनुप्रस्थ प्रकार की और एक अनुदैर्ध्य प्रकार की। तो बच्चों अनुप्रस्थ प्रकार की प्रगामी तरंग की बात करें जैसे कि प्रकाश तरंग, ये भी अनुप्रस्थ होती है, और डोरी में तरंग ये भी अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ तरंग बच्चों जब भी किसी दृढ़ सिरे से मतलब सघन माध्यम से परावर्तित हो रही होती है, तरंग आगे जा रही है, ठीक है, सामने कोई दृढ़ माध्यम है, दृढ़ सिरा है, ठीक है, वहां से टकरा कर लौट रही है, मतलब सघन माध्यम से टकरा कर लौट रही होती है, तो शृंग गर्त में परिवर्तित हो जाता है, या कहते हैं गर्त हो तो वो शृंग में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पाई कलांतर व लैम्डा बटा 2 पथांतर उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो तरंग लौटती है विपरीत कला में लौटती है, ठीक है, तरंग विपरीत कला में लौट रही होती है। जबकि बच्चों अगर तरंग जा रही है और सामने विरल माध्यम से टकरा कर आ रही है, मतलब मुक्त सिरे से टकरा कर अगर आ रही है, तो उस केस में अब यहाँ पे शृंग शृंग में ही रहता है, गर्त गर्त में ही रहता है, मतलब कोई कलांतर कोई पथांतर उत्पन्न नहीं होता, मतलब तरंग समान कला में ही विपरीत दिशा में लौट रही होती है। ठीक है, ये चीज अपन देखी अनुप्रस्थ तरंग के लिए परावर्तन के बारे में। बच्चों अब अगर अपन बात करें यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग की, जैसे कि साउंड वेव यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग के लिए हम देखते हैं बच्चों जस्ट अपोजिट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जो रिजल्ट अभी हमने यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें उसका जस्ट उल्टा हमें मिलता है अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए। अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए रिजल्ट जस्ट उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे साउंड के लिए जस्ट उल्टा रिजल्ट प्राप्त होता है। मतलब बच्चों अगर साउंड वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंग किसी दृढ़ सिरे से टकरा कर आ रही है तो कोई कलांतर पथांतर उत्पन्न नहीं होता, मतलब तरंग समान कला में ही लौटती है। और अगर मुक्त सिरे से टकरा कर लौट रही है, परावर्तित हो रही है, तो उसमें पाई का कलांतर या कहते हैं लैम्डा बटा 2 पथांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने देखी किसके लिए, अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों के परावर्तन के बारे में अपन ने समझा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी देखिए। पहले हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग, जैसे प्रकाश तरंग डोरी तरंग किसी दृढ़ सिरे अर्थात सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो शृंग गर्त में परिवर्तन बदल जाता है, अर्थात कलांतर पाई पथांतर लैम्डा बटा 2 उत्पन्न हो जाता है, अतः तरंग विपरीत कला में लौटती है। ठीक है, जबकि मुक्त सिरे से अर्थात विरल माध्यम से परावर्तन होने पर तरंग समान कला में ही लौट रही होती है, मतलब कलांतर डेल्टा फाई बराबर 0, पथांतर डेल्टा एक्स बराबर 0 मिलता है। और अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें साउंड वेव के लिए कि परावर्तन में ठीक विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं, मतलब यहाँ से जस्ट उल्टे परिणाम प्राप्त हो रहे होते हैं। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। ये तो अपने पढ़ा परावर्तन के बारे में। अब बच्चों एक घटना होती है अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, जब भी बच्चों कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तन। तो बच्चों अपवर्तन में जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही हो तो कोई सी भी तरंग हो, चाहे अनुदैर्ध्य हो चाहे अनुप्रस्थ हो, हमेशा समान कला में ही आगे बढ़ेगी,
मतलब शंख के रूप में आ रही है तो शंख के रूप में ही अंदर जाएगी दूसरे माध्यम में, गर्त के रूप में आ रही है तो गर्त के रूप में ही अंदर जाएगी। ठीक है, मतलब कोई कलांतर पथांतर प्राप्त नहीं होता, मतलब जीरो आता है कलांतर का मान, पथांतर का मान जीरो, मतलब समान कला में अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो अपवर्तन में सभी तरंगें सदैव समान कला में ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पे हम देखें, जैसे हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग की और अनुदैर्ध्य तरंग की, तो अनुप्रस्थ तरंग का बेस्ट एग्जांपल क्या बच्चों, डोरी में तरंग। तो चलो डोरी में तरंग में जो डोरी की तरंग है उसमें परावर्तन और अपवर्तन की घटना कैसे हो रही होती है उसको पर एक डायग्राम के थ्रू समझें। तो चलो देखो, डोरी में तरंग का परावर्तन व अपवर्तन, जैसे यहाँ पे देखिए दो डोरी है, एक पतली डोरी एक मोटी डोरी, मतलब ये विरल माध्यम है ये सघन माध्यम। तो यहाँ से तरंग बच्चों आप तो वी वेग से, और बच्चों यहाँ पे ये जो सिरा है ये मतलब मोटी डोरी है, ये इस पतली डोरी के लिए ये क्या कहलाएगी, सघन माध्यम, मतलब दृढ़ सिरा कहलाएगी। तो तरंग आ रही है इस दृढ़ सिरे पर, तो दृढ़ सिरे पर आने पर इसका आंशिक तो परावर्तन होगा और आंशिक अपवर्तन, मतलब कुछ लौट जाएगी कुछ अंदर चल जाएगी। तो बच्चों यहाँ जो इससे परावर्तन हुआ है, परावर्तन किसके रूप में जाएगा बच्चों, गर्त के रूप में, शंख के रूप में आ रही थी, गर्त के रूप में लौटेगी। क्यों लौटेगी गर्त के रूप में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परावर्तन कहां से हुआ है, दृढ़ सिरे से परावर्तन हुआ है। ठीक है, ओके। और बच्चों फिर थोड़ा आंशिक अंदर अपवर्तन हुआ है, मतलब थोड़ी अंदर चली गई है, तो शंख के रूप में आ रही थी, अंदर तो शंख के रूप में जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन में सभी तरंगें सदैव समान कला में ही दूसरे माध्यम प्रवेश करती हैं। तो यहाँ से अंदर जो एंटर करी वो समान कला में ही, मतलब शंख के रूप में आ रही थी, शंख के रूप में ही अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये V1 V2 लिख दिया वेग। अच्छा, V1 V2 दोनों अलग अलग क्यों लिखे, दोनों अलग अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है ये अलग माध्यम है, तो वेग का मान तो अलग अलग होगा ही सही। ठीक है, हाँ यूं क्या कह सकते हैं कि V1 का मान किसके बराबर होगा, V के, V1 का मान तो V के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला माध्यम पतली डोरी है और तरंग लौट भी खा रही है पतली डोरी में, तो हम यूं कह सकते हैं ठीक है V1 बराबर तो V होगा, परंतु V2 का मान V के बराबर नहीं होगा, V से कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखिए बच्चों उल्टा सोचे, अब क्या रहे, मोटी डोरी में तरंग आ रही थी पतली डोरी की तरफ, तो यहाँ से तरंग आएगी, यहाँ पे पतली डोरी वाले सिरे से आंशिक परावर्तन आंशिक अपवर्तन होगा, मतलब अब ये पतली डोरी जो है इस मोटी डोरी के लिए, पतली डोरी मुक्त सिरे की तरह व्यवहार करेगी, मतलब विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। तो यहाँ से तरंग बच्चों विरल माध्यम से टकरा कर लौटी है, तो परावर्तन में हम देख रहे हैं कहां से हो रहा है, विरल माध्यम से परावर्तन हो रहा है, तो समान कला में ही लौटेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं मुक्त सिरे से या विरल माध्यम से परावर्तन होने पर समान कला में लौटती है तरंग, तो समान कला में लौट रही है, शंख के रूप में आई थी, शंख के रूप में लौट रही है। ठीक है, और जो अंदर गई बच्चों अपवर्तन हुआ, अपवर्तन तो समान कला में होता है, शंख के रूप में आई थी, शंख के रूप में ही अंदर जा रही है। ठीक है, तो परावर्तन अपवर्तन यहाँ समझा दी इस जगह, क्लियर। अब यहाँ बच्चों यहाँ पे इन तरंगों के आयाम क्या होंगे और इनके वेग क्या होंगे, थोड़ा उसके बारे में देख लें। देखिए उपरोक्त चित्र में यदि आपतित तरंग का v व आयाम a हो, तो मतलब ये तरंग आ रही है, इसका वेग v और आयाम a बोल लो, उसको बोल दो या इसको बोल दो, मतलब तरंग का वेग v और आयाम a हो, तो परावर्तित तरंग के लिए, मतलब जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है उसके लिए वेग v1 का मान तो क्या होता है v, क्यों, क्योंकि परावर्तन समान माध्यम में होता है, जिस माध्यम में तरंग आती है परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौटती है, तो v1 का मान तो v आएगा क्योंकि मीडियम सेम है। अब बच्चों A1 मतलब परावर्तित तरंग के आयाम की बात करें तो A1 का सूत्र होता है A इंटू V1 माइनस V2 बटा V2 प्लस V1। अब बच्चों ये डिफरेंस का सिंबल है, मतलब V1 माइनस V2 करिए या V2 माइनस V1, दोनों सही है, पर हमें करना क्या है, बड़ा माइनस छोटा, तो दोनों में से जो वेग बड़ा है बड़े में से छोटे वाले वेग को माइनस करना होता है। ठीक है, और बच्चों फिर अपवर्तित तरंग के लिए मतलब जो दूसरे माध्यम में तरंग प्रवेश करी है उसका वेग तो क्या होगा, V से डिफरेंट होगा। ठीक है, और आयाम A2 बराबर क्या होगा, A ब्रैकेट में 2V2 अपॉन V2 प्लस V1, ये सूत्र होता है, ये तो मैं डायरेक्ट याद रखने। ठीक है, ये तो मैंने समझाया इसके बारे में, मतलब एक तरह से अब हमने इसके बाद देखा अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, मतलब डोरी की तरंग के बारे में। अब हम बात करें अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में, जैसे कि साउंड वेव, ऑर्गन पाइप में जो साउंड वेव का परावर्तन हो रहा होता है। ठीक है, मतलब अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए ऑर्गन पाइप में साउंड का परावर्तन, मतलब अनुदैर्ध्य तरंग के परावर्तन को समझें तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के ऑर्गन पाइप होते हैं, पहले समझा चुका हूं, एक तो बंद ऑर्गन पाइप और एक खुला ऑर्गन पाइप। जैसे बच्चों बंद सिरे से परावर्तन की बात करें बच्चों, एक बंद ऑर्गन पाइप है जिसका एक सिरा खुला होता है एक सिरा बंद होता है, इसे क्या बोलते हैं, बंद ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए समझना, अभी आपको समझाया था मैंने, साउंड का जो परावर्तन होता है जस्ट उल्टा रिजल्ट मिल रहा होता है, साउंड कोई अनुदैर्ध्य तरंग है तो यहाँ पे मतलब अगर दृढ़ सिरे से टकरा कर लौटेगी तो समान कला में लौटती है, तो देखें समान कला में लौट रही। तो देखो यहाँ से ये तरंग मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई जगह से, यहाँ तरंग आई है, इधर जा रही है इस तरह से, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यहाँ पहुंची यहाँ पे इस जगह, मतलब देखिए यहाँ पे अधिकतम आयाम था, मतलब संपीड़न, यहाँ पे विरल, ये था विरलन। ठीक है, यहाँ चलो संपीड़न बोलो, यहाँ पे इस जगह मान लो संपीड़न है, संपीड़न है, यहाँ पहुंचते पहुंचते किसमें चेंज हो गया, विरलन में, फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते अभी आगे इस बिंदु के बाद आगे क्या बनेगा बच्चों, संपीड़न बनना चाहिए, मतलब अगर ये बंद सिरा नहीं होता तो आगे तरंग जाती किस रूप में, उसमें क्या प्राप्त होता बच्चों में, अधिकतम मान प्राप्त होता है आयाम का,
तो देखिए यहां से लौट रही है, लौट के अधिकतम ही तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो संपीड़न है, संपीड़न से आती गई, यहाँ बना विरलन, यहाँ पे अब आगे जा रही है किधर, संपीड़न की तरफ जा रही है, तो देखो यहाँ से टकराकर संपीड़न तभी गई, मतलब तरंग जैसे यहाँ जाना चाहती थी वैसे यहाँ पे टकराकर आगे जा रही है, मतलब समान कला में ही लौट रही है, ठीक है, समान कला में ही लौट रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस बिंदु के बाद क्या बनना चाहिए था ऊपर, संपीड़न, तो देखो यहाँ से टकराकर संपीड़न बन रहा है, फिर आगे गई, फिर वापस ये मान प्राप्त हुआ, इस प्रकार से तरंग टकराकर लौट गई। तो बंद सिरे से परावर्तन में हम देख रहे हैं समान कला में ही परावर्तन हो रहा है। चलो मुक्त सिरे से परावर्तन देखें, यहां से बच्चों देखो हम देखते हैं मुक्त सिरे से परावर्तन होता है, मतलब विरल माध्यम से परावर्तन होता है, तो विपरीत कला प्राप्त होती है, मतलब तरंग विपरीत कला में लौट रही होती है। तो देखिए यहाँ बच्चों इस जगह से स्टार्ट करें, मान लो यहाँ पे संपीड़न है, ये जाता गया, यहाँ पे इधर विरलन प्राप्त हुआ, फिर आता गया, फिर यहाँ पे इस जगह संपीड़न प्राप्त हुआ, तो तरंग आगे जा रही है, क्या बनना चाहिए था, संपीड़न के बाद फिर विरलन, अचानक से मतलब देखो संपीड़न बना, यहाँ पे संपीड़न, संपीड़न के बाद तरंग का सडनली यहाँ से एकदम से क्या हो गया, विरलन हो गया है, यहाँ से तरंग जो लौटी इस सिरे से, तो चलो देखो यहाँ पे हम सोचें कि यार खुले सिरे से टकरा कर आ रही है, तो यहाँ से हम इसको जैसे सिंपल अपन देखें किसी गेंद को दीवार पे फेंकते हैं तो टकरा कर लौट के आती है, वो तो हम समझ जाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे साउंड का जो संपीड़न और विरलन बन रहा है, इसको इसके परावर्तन को हम यहाँ पे डायग्राम में नहीं समझ सकते, वरना आप सोचोगे यार यहाँ पे सिरा तो खुला है, खुले सिरे से कैसे टकरा कर आ गई, बिल्कुल बच्चों तरंग आ सकती है टकराकर, साउंड वेव खुले सिरे से टकरा कर आती है। तो यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे इधर क्या था बच्चों, ये संपीड़न रूप में आया था, अचानक से टकरा कर क्या बन गया, विरलन, और फिर तरंग यहाँ से विरलन के रूप में लौटी आगे, तो क्या मतलब है कि अचानक से संपीड़न से क्या बन गया, विरलन, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, पाई का कलांतर उत्पन्न हो गया, ठीक है, पाई कलांतर यहाँ पे उत्पन्न हो गया है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि मुक्त सिरे से पाई कलांतर आ रहा है और दृढ़ सिरे से परावर्तन में समान कला में लौट रही तरंग, ठीक है, ये आ गया। चलो चलो अभी अपन थ्योरी पढ़ी इस पे, इसे बेस एक दो क्वेश्चन अपन समझे इस पे परावर्तन बेस्ड। देखिए एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ी गया बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ बच्चों इसमें ये क्या दिखा रखा है, इस प्रकार से बच्चों एक तरंग स्पंद है जो कि ट्राइंगल ग्रुप में तरंग स्पंद, ठीक है, इसका आयाम दे रखा 1 सेंटीमीटर और ये आगे गति कर रहा है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से, इस वेग से, ये दूरी 10 सेंटीमीटर है और ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मतलब इस सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पे क्या देखिए, ये डोरी जो है, ये डोरी के अंदर तरंग है, डोरी है, यहाँ पे डोरी एक वलय से बंधी हुई छोटी सी रिंग है और ये तार है, तार पर ये रिंग ऊपर नीचे स्लाइड कर सकती है, फिसल सकती है, अर्थात जब तरंग वहां जाएगी तो वो सिरा जो आगे तार से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, उस तार पे रिंग ऊपर नीचे स्लाइड कर सकती है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, मुक्त सिरा बोलेंगे, मुक्त सिरा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि t बराबर 3 सेकंड पर तरंग स्वरूप कैसा प्राप्त होगा, इनमें से कौन सा चित्र आएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यह बताना है, t = 3 सेकंड पे। तो चलो देखो पहले t = 3 सेकंड पे दूरी अपन देखें कितनी तय होगी, तय दूरी t = 3 सेकंड में तय दूरी निकालें तो तय दूरी कितनी आएगी बच्चों, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, तो चाल कितना है 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और समय कितना है 3 है, तो कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों 30 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी 3 सेकंड में तरंग, और 30 सेंटीमीटर दूरी कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक की, मतलब ये इस वर्टिकल ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये वाली डॉटेड लाइन, ये खड़ी जो डॉटेड लाइन है, इसका आधा अगले वाला भाग टकराकर लौट जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन जस्ट टकराकर इस वाले आधे वाले पोर्शन पे अध्यारोपित होगा, ठीक है। और मुक्त सिरे से परावर्तन हो रहा है तो शंख के रूप में तरंग जा रही है, शंख के रूप में ही लौटेगी, क्योंकि परावर्तन कहां से हो रहा है, मुक्त सिरे से, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं बच्चों इसमें अतः आधी तरंग, ठीक है, आधी तरंग का मुक्त सिरे से परावर्तन होकर शृंग के रूप में आधी तरंग से, ठीक है, पिछली आधी तरंग के शंख पर अध्यारोपण होगा, तो जो शंख पर अध्यारोपण हो रहा है, ये हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, संपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण आप जानते हो 2 प्रकार के होते हैं, शंख का शंख पे अगर अध्यारोपण हो रहा है उसे बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, और अगर शंख का गर्त पर अध्यारोपण हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, विराशी व्यतिकरण,
ठीक है। अर्थात हम देखें क्या हो रहा है बच्चों, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है यहाँ पे, संपोषी व्यतिकरण। तो जो संपोषी व्यतिकरण में ए का मान क्या हो जाएगा, इसलिए ए नेट का मान a1 प्लस a2, a1 प्लस a2। तो यहाँ पे जो अगली आधी तरंग है इसका आयाम भी 1 सेंटीमीटर है और जो पिछली आधी तरंग है इसका आयाम भी 1 सेंटीमीटर है। तो 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये, 2 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे, ये सेकंड। ठीक है, तो सेकंड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आयाम कितना बन रहा है, सेकंड में 2 सेंटीमीटर बन रहा है, तो ए नेट का मान 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो अब देखें आगे अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों यहाँ पे दो तरंग स्पंद दिखा रखे हैं, इनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के से गति कर रहा है, ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये शंख के रूप में है, ये गर्त के रूप में। आपसे कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर निकाय की ऊर्जा किस रूप में होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन देखें, इसमें t बराबर 2 सेकंड में तय दूरी देखें, t बराबर 2 सेकंड में तय दूरी कितनी जाएगी बच्चों, बराबर दूरी बराबर वही 4 इंटू समय करेंगे। तो यहाँ पे देखो v सापेक्ष, 4 इंटू समय कर रहे हैं, v सापेक्ष, ये दो तरंगे एक दूसरे को गति कर रही है, इंटू समय। तो सापेक्ष वेग कितना बच्चों, एक दोनों दूसरे की हो रही है, सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू समय का मान क्या है यहाँ पे 2, तो कितना हो गया ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सापेक्ष वेग कितना है यहाँ पे बच्चों, 2 + 2 4, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है तो सापेक्ष वेग जुड़ जाता है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया दूरी का मान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दूरी भी 8 सेंटीमीटर दे रखी है और तय दूरी भी कितनी 8 सेंटीमीटर, मतलब दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपण करेगी। एक तो शंख के रूप में आ रही है और एक गर्त के रूप में आ रही है, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपण करेंगी इस तरह से। ठीक है, तो परिणामी आयाम शंख का गर्त पे अध्यारोपण हो रहा है। ठीक है, अतः शंख गर्त पे गिरेगा। ठीक है, शंख गर्त पर गिरेगा, तो शंख गर्त पर गिरेगा, इसका मतलब विनाशी व्यतिकरण होगा, गिरेगा, अतः विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अर्थात विनाशी व्यतिकरण होगा यहाँ पे। अब जब विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो विनाशी व्यतिकरण में अपन जानते हैं ए नेट का मान क्या हो जाएगा, ए नेट का मान a1 माइनस a2 करेंगे, ए नेट बराबर a1 माइनस a2। अब जो यहाँ पे दोनों तरंगे हमें एक जैसी दिखाई दे रखी है, इसमें दोनों का समान आयाम होगा, तो a1 से a2 कट जाएगा, दिया हुआ नहीं तो समान ही मान लेंगे अपन आयाम, a1 से a2 कट गया तो कितना बचा यहाँ पे 0। तो अब देखिए आयाम यहाँ पे 0 हो गया है। ठीक है, मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 0, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, माध्य से चरम अवस्था पे। चरम अवस्था पे हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होती है और माध्य अवस्था पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो यहाँ पे दोनों चरम अवस्थाएं थी, एक ऊपर एक नीचे, दोनों अध्यारोपणों क्या बन गई 0 हो गई, तो कोई चरम अवस्था बची नहीं। ठीक है, तो एक क्षण के लिए चरम अवस्था पे 0 हो चुकी है, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूर्णतः माध्य अवस्था के रूप में तरंग प्राप्त हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं टोटल एनर्जी केवल किसके रूप में आ जाएगी, शुद्ध गतिज रूप में। ठीक है, अतः ई टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, शुद्ध गतिज ऊर्जा। क्यों हम जानते हो ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो एक क्षण के लिए हम देखा यहाँ पे संपूर्ण पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो संपूर्ण पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, तो शुद्ध काइनेटिक एनर्जी रूप में यह आएगा मान। तो आंसर क्या जाएगा इसको, शुद्ध काइनेटिक एनर्जी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब देखें थर्ड एग्जांपल। देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड अपन देखें क्या है, साउंड का वायु में वेग 333 मीटर पर सेकंड है, एक पत्थर को 2000 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है, तो कितने समय पश्चात छपाक की ध्वनि हमें सुनाई देगी। तो देखो कुएं के अंदर हम पत्थर गिरा रहे हैं, तो नीचे कौन जाएगा, पत्थर। ठीक है, पत्थर नीचे जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं गुरुत्व के प्रभाव में गति करता हुआ नीचे आ रहा है, जो कि अपन ने पढ़ते हैं ना 1D मोशन के अंदर, ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं विराम अवस्था से नीचे जा रहा है, गुरुत्व के प्रभाव में गति कर रहा है, तो नीचे फिर टकराएगा, टकराने पर साउंड उत्पन्न होगी, ऊपर क्या आएगी, साउंड। ठीक है, ऊपर साउंड आएगी, और जानते हैं साउंड का वेग तो नियत होता है। ठीक है, 333 मीटर पर सेकंड साउंड ऊपर आ रही है, तो नीचे जाने का समय तो किसका है, पत्थर का, और ऊपर आने का समय किसका है, साउंड का। तो हम देखें पत्थर का नीचे जाने का समय, पत्थर का नीचे पहुंचने का समय, तो 1D मोशन से अगर अपन निकालें तो अपन जानते हैं 1D मोशन से टाइम बराबर क्या होता है, √2h/g। ठीक है, गति सेकंड समीकरण लगा सकते हैं, s बराबर ut + ½ t², उसे t बराबर क्या आएगा, √2h/g प्राप्त होता है। तो h का मान कितना दे रखा बच्चों,
2000, h का मान 2000 रख दिया बटे g का मान 10 रख दिया, तो कितना जाएगा 10 से 10 कट गया, तो 400 का रूट कितना होता है 20, तो 20 सेकंड। ठीक है 20 सेकंड। तो पत्थर को नीचे पहुंचने में समय कितना है 20 सेकंड। अब देखिए साउंड को ऊपर आने का समय, साउंड का ऊपर आने का समय, ऊपर आने का समय मतलब साउंड को ऊपर आने में कितना समय लगेगा, T2 निकालें। तो साउंड तो हम जानते हो तो नीचे नीचे से ऊपर जा रही है, एक नियत वेग से आ रही है, तो जब भी कोई वस्तु नियत वेग से गति करती है तो समय बराबर कैसे निकाल सकते हैं, दूरी बटा चाल करके, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी तय कर रही है 2000 मीटर, साउंड 2000 मीटर दूरी तय कर रही है, किस चाल से 333 से। तो इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग क्या आएगा 6 सेकंड आ जाएगा, लगभग 6 सेकंड। तो टोटल टाइम इसलिए बच्चों टी टोटल कुल समय जाना प्लस आना, तो जाने और आने का कुल समय कितना लगा, टी टोटल बराबर 20 + 6 कर दीजिए, कितना जाएगा 26 सेकंड। तो 26 सेकंड में साउंड नीचे जाके मतलब पत्थर नीचे जाके साउंड ऊपर भेज देगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा 26 सेकंड। तो 26 सेकंड के बाद मतलब पत्थर छोड़ने के 26 सेकंड पश्चात हमें छपाक की आवाज ऊपर सुनाई देगी। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। तो ये अपन ने पढ़ लिया परावर्तन के बारे में। तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें यहाँ पे प्रतिध्वनि के बारे में, इको के बारे में। ठीक है, इको तो उससे पहले बच्चों देखो एक चीज समझे, जो हमारे कानों की श्रव्य आबंद होती है, श्रव्य आबंद वो होती है 1/10 सेकंड। क्या मतलब बच्चों श्रव्य आबंद का, जब भी कोई साउंड हमारे कान के पर्दे पे टकराती है तो जो कान का पर्दा है मतलब जो ड्रम है वो कंपन करने लगता है और 1/10 सेकंड तक उसमें कंपन विद्यमान रहते हैं। मतलब साउंड टकराने पर कंपन कितनी देर तक विद्यमान रहते हैं, 1/10 सेकंड तक ड्रम कंपन करता रहता है, फिर धीरे धीरे आयाम कम होता जाता है और कंपन रुक जाते हैं। मतलब किसी भी साउंड का इफेक्ट हमारे कानों पर 1/10 सेकंड तक विद्यमान रहता है। ठीक है, अब बच्चों जैसे कोई हम साउंड पुकारते हैं, कोई साउंड उत्पन्न करते हैं, तो साउंड सीधी एक बार तो सीधे हमारे मुंह से कान पहुंच जाती है, तो फटाफट हम सुन लेते हैं। और सामने बच्चों बाहर काफी दूर कोई परावर्तक है तो साउंड सामने परावर्तक पे जाएगी और वहां से लौट के भी आती है। ठीक है, तो जो साउंड वहां से जाके लौट के आ रही है फिर हम उसको सुन रहे हैं, तो हम एक्चुअल में 2 साउंड सुन रहे होते हैं। तो डायरेक्ट मुंह से कान पे चलेगी साउंड, वो साउंड सुनी हमने, और एक साउंड जाके सामने टकराकर वापस आई। ठीक है, तो जो सामने टकराकर आ रही है अगर वो साउंड 1/10 सेकंड के बाद आती है, अर्थात जो मुंह से सीधा साउंड कान में गई थी उसे ड्रम कंपन हुआ, वो कंपन रुक गए, उसके बाद जाके सेकंड साउंड आप पहुंच रही है हमारे कान पे, तो हमें दूसरी साउंड बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी, क्योंकि कंपन खत्म हुए पहले साउंड के, फिर उसके बाद टकराकर आने वाली साउंड को हमने सुना, तो दोनों साउंड हमें क्लियर सुनाई देगी, उसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि के लिए यहाँ पे जो टोटल टाइम है, मतलब जाने में और आने में, साउंड के परावर्तक की तरफ जाने में और टकराकर वापस आने में टोटल टाइम टेकन कितना होना चाहिए बच्चों, 1/10 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। तो श्रव्य आबंद का मान 1/10 सेकंड होता है। ठीक है, तो कान के ड्रम पर ध्वनि प्रभाव इतनी देर तक विद्यमान रहता है, इसे बोलते हैं श्रव्याबंद। तो स्पष्ट इको हेतु टी टोटल क्या होना चाहिए बच्चों, 1/10 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। टी टोटल मतलब जैसे यहाँ पे साउंड उत्पन्न हुई, इधर साउंड गई टकराकर वापस आई, तो जाने और आने का टोटल टाइम क्या होना चाहिए, 1/10 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए परावर्तक मान लो पहाड़ है, तो यहाँ साउंड उत्पन्न हुई, इधर गई, मान अपन जानते हैं 332 से गति कर रही है साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये डिस्टेंस डी है। तो देखो जाने बच्चों साउंड को इधर जाने में कितनी दूरी तय करी, डी, और आने में कितनी दूरी तय करी, डी। तो टोटल दूरी कितनी तय करी इसने, डी प्लस डी मतलब 2d। फिर हम देखें समय, इस समय का मान रख दे, टी टोटल बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2d और स्पीड कितनी है बच्चों यहाँ पे v। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो डी का मान आ जाएगा ग्रेटर देन 332/20 मतलब 16.6 मीटर से ज्यादा होना चाहिए डी का मान। तो सामने अगर परावर्तक 16.6 मीटर से ज्यादा दूरी पर है तो हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी, लेकिन अगर दूरी का मान 16.6 मीटर से कम है तो उस केस में प्रतिध्वनि की बजाय हमें केवल गूंज सुनाई देती है। जैसे मान लो किसी बड़े कमरे के अंदर अपन खड़े हैं, हॉल में खड़े हैं, ठीक है, हम कोई हॉल में कोई आवाज पुकारते हैं तो हम देखते हैं हमें गूंज सुनाई देती है। इसका कारण क्या बच्चों, क्योंकि सामने जो दीवारें हैं, जो छत है, जो ग्राउंड है, इन सभी दूरियां होती हैं वो 16.6 मीटर से कम होती हैं। ये साउंड बावर टकरा के हमारे कान पहुंची होती है, हमें गूंज के रूप में अपीयर होती है। ठीक है, जब काफी दूर पर कोई पहाड़ या दीवार है तो उस केस पे फिर हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, तो अपन देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, इस पे एग्जाम्पल देखें, जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, इधर एक पहाड़, यहाँ पे एक पहाड़, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, इधर से दूरी d1, ये दूरी d2 है। यहाँ बच्चों ये व्यक्ति यहाँ से कोई मान लो गन से बुलेट फायर कर रहा है, ठीक है, बंदूक से कोई गोली चला रहा है, तो यहाँ पे जो साउंड उत्पन्न हुई, एक साउंड इधर से टकराकर इधर आएगी, इसे कान पे मतलब प्रतिध्वनि सुनाई देगी इसको 1.5 सेकंड पर, और एक साउंड इधर जाएगी, यहाँ से टकराकर आएगी, ये थोड़ी दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पे T2 हमें 2.5 सेकंड पर सुनाई दे रही है साउंड। ठीक है, तो फर्स्ट व सेकंड इको क्रमशः 1.5 सेकंड और 2.5 सेकंड पे सुनाई देती है।
तो थर्ड ई को कब सुनाई देगी? अब बोले परावर्तक तो दो ही है, तो थर्ड ई को कहां से आ गई? तीसरा परावर्तक तो है ही नहीं, लेकिन तीसरा परावर्तक नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तीसरा परावर्तन तो हो सकता है। कैसे हो सकता है तीसरा परावर्तन? देखिए तो यहाँ पे ये साउंड इधर जाके आई, यहाँ पे पहुंची कितनी देर में? 2.5 में। फिर ये साउंड इधर भी जाएगी, आगे इधर जाएगी, फिर टकरा कर आएगी। मतलब जो सेकंड वाली प्रतिध्वनि है ये फर्स्ट परावर्तक से वापस टकरा कर जब आएगी, सेकंड प्रतिध्वनि जाकर लौट के आ रही है, फिर वापस अब इधर प्रथम परावर्तक से टकरा कर वापस आएगी, तो उस समय हमें तीसरी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो हम देखते हैं तो यहाँ पे थर्ड प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी? देखिए समझो सॉल्यूशन। तो हम देखें जब सेकंड, ठीक है, जब सेकंड ई को फर्स्ट परावर्तक से टकराकर आएगी, ठीक है, तब हमें थर्ड ई को सुनाई देगी। ठीक है, तब थर्ड ई को सुनाई देगी। तो जो थर्ड ई को तब सुनाई दे रही है, इसलिए बच्चों T3 का मान क्या जाएगा? इसलिए T3 बराबर क्या जाएगा बच्चों? यहाँ पे T2 प्लस T1। कैसे? कि देखो इधर से इसको जाने में कितना टाइम लगा? T2। फिर इधर जाके आने में वापस कितना टाइम लगा? T1, क्योंकि इधर का टाइम 1.5 है, इधर से जाके आई 2.5 सेकंड लगा, फिर इधर से वापस जाके आएगी 1.5 और लगेगा, तो कुल टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड। ठीक है, तो जाएगा 2.5 प्लस 1.5 बराबर 4 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा 4 सेकंड। तो थर्ड ई को हमें 4 सेकंड पे सुनाई देगी। अब कह रहा हूं अगला क्वेश्चन, तथा दोनों पहाड़ों के मध्य की दूरी क्या होगी? तो हम देखो टोटल पहाड़ की दूरी कितनी है? D1 प्लस D2। हमें क्या निकालना है? D1 प्लस D2 निकालना है। तो बच्चों दूरी D बराबर क्या है? D1 प्लस D2। D बराबर D1 प्लस D2, हमें टोटल दूरी निकालनी है। D बराबर D1 प्लस D2। तो देखिए D1 का मान निकालें। तो बच्चों साउंड वेलोसिटी कितनी रहेगी? 350। तो इधर भी 350 वेग से जाएगी साउंड। तो देखिए इधर जाकर आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? T1। तो केवल जाने की बात करें तो टाइम कितना है? हाफ ऑफ T1, मतलब T1 का आधा लग रहा है। ठीक है, तो इधर जाने की बात करें, दूरी कितनी है? D1, और वेग कितना है? 350। तो हम यहाँ पे दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो D1 का मान रख दें चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल कितनी है? V, और समय का मान कितना लग रहा है? T1 बटा 2। ठीक है, समय का मान T1 बटा 2 है। फिर देखें प्लस यहाँ पे D2 का मान रखें, चाल V है और समय का मान T2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? T2, तो केवल जाने में टाइम कितना लग गया? T2 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर V कॉमन निकाल लो। V का मान कितना है? 350, और 2 भी कॉमन निकाल लेंगे, बटा 2। क्या बचेगा? T1 प्लस T2। T1 का मान 1.5, T2 का मान 2.5, तो कितना होगा? 4 बटा 2 का मान 2 को 350 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 700 मीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी बच्चों? 700 मीटर ये दूरी आ जाएगी। क्लियर? चलो अब आगे अपन देखें इसके अंदर। ये तो अपन ने ये पढ़ा बच्चों प्रतिध्वनि के बारे में, इको के बारे में पढ़ लिया। चलो अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 8th नंबर की प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं बच्चों, अध्यारोपण। ठीक है, कई तरंगों का अध्यारोपण, कई सारी प्रगामी तरंगें माध्यम में गति कर रही हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं, तो उसी अध्यारोपण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई तरंगों का अध्यारोपण मतलब सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स। ठीक है, कई तरंगों का अध्यारोपण। तो जो कई तरंगें माध्यम में गति करती अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग का जो समीकरण बनेगा, क्या कहते हैं? परिणामी आयाम जो बनेगा, परिणामी विस्थापन जो बनेगा। ठीक है, परिणामी विस्थापन या तरंग समीकरण की बात करें तो क्या बनेगा बच्चों? परिणामी विस्थापन या तरंग समीकरण y बराबर y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस ... जितनी भी तरंगे हैं उनका हम इस प्रकार से योग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो अध्यारोपण का परिणाम प्राप्त होता है, मतलब अध्यारोपण के प्रकार जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वही अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, अध्यारोपण के प्रकार अपन देखें तो देखो प्रकार डिपेंड करता है जो दो तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं, उनकी आवृत्ति कितनी है, मतलब समान है, अलग अलग है, या किस दिशा में जा रही है, समान दिशा में जा रही है या विपरीत दिशा में जा रही है, उनके अनुसार अध्यारोपण के कई प्रकार हैं। यहाँ पे मेनली 3 प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पहला तो पढ़ते हैं यहाँ पे इसके अंदर व्यतिकरण।
व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे व्यतिकरण में दोनों तरंगे जो हैं, 2 है 3 है कितनी है, प्राय 2 की बात करते हैं, ठीक है, कितनी हो सकती है होने को, तो दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, समान होती है, ठीक है, मतलब समान आवृत्ति की 2 तरंगे, n बराबर सेम, n बराबर समान मतलब समान आवृत्ति, ठीक है, वाली 2 तरंगे, 2 भी ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, प्राय अपन 2 की बात करते हैं, 2 तरंगे समान दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, ठीक है, समान दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, समान दिशा में संचित गमन करती हुई अध्यारोपित हो रही है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखें बच्चों, फिर व्यतिकरण के बाद सेकंड रिजल्ट अपन देखें इसका, सेकंड प्रकार है बच्चों यहाँ पे विस्पंद। और जो विस्पंद में क्या होता है, देखिए यहाँ पे अल्प आवर्ती अंतर की 2 तरंगें होती हैं, समान दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अल्प आवर्ती अंतर होता है, डेल्टा n इक्वल टू स्मॉल, ठीक है, डेल्टा n बराबर अल्प, ठीक है, अल्प आवर्ती अंतर की 2 तरंगे वाली 2 तरंगे समान दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो उसके परिणाम को हम क्या बोलते हैं, विस्पंद बोलते हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा n का मान कितना होना चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे, जब डिटेल में विस्पंद आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। बस अभी देखो यहाँ पे आवर्ती समान है और दिशा समान है, यहाँ आवर्ती अलग अलग है जिसमें अल्प आवर्ती अंतर है लेकिन दिशा समान है। तीसरा अपन देखें बच्चों, तीसरा पढ़ते हैं यहाँ पे अप्रगामी तरंग में क्या होता है बच्चों, आवर्ती समान होती है, n बराबर समान वाली 2 तरंगे विपरीत दिशा में बच्चों अध्यारोपित होती है, विपरीत दिशा में संचित होती हुई अध्यारोपित होती है। तो अब यहाँ पे आवर्ती समान है लेकिन दिशा क्या बच्चों, अपोजिट दिशा में गति करती अध्यारोपित हो रही है, तो उस रिजल्ट को अपन क्या बोलते हैं, अप्रगामी तरंगे बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों इंटरफेरेंस के बारे में, व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण अब यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं बच्चों व्यतिकरण, ठीक है। व्यतिकरण में क्या होता है, देखिए यहाँ बच्चों इसमें यहाँ पे 2 तरंगे बताया मैंने, समान आवृत्ति होती है, समान दिशा में संचित होकर अध्यारोपित हो रही होती है। तो चलो मान लो अगर एक तरंग इसके अंदर ये है, माना बच्चों एक तरंग है y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है, a sin ओमेगा t माइनस kx, तथा जो दूसरी तरंग y2 बराबर ये a1, ये आयाम a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। अब यहाँ पे गौर से देखिए तो यहाँ पे इसमें आयाम a1 लिखा है, यहाँ पे a2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरंग के आयाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्रथम तरंग कहाँ जा रही है, धनात्मक x दिशा में, ये भी कहाँ जा रही है, धनात्मक x दिशा में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, समान दिशा में संचरण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हो ही रही है। और तो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा फाई लिखा हुआ है, मतलब दोनों तरंगों में कलांतर कितना है, फाई, दोनों तरंगों के आयाम अलग अलग है, ठीक, कलांतर कुछ फाई है। और यहाँ देखो यहाँ ओमेगा लिखा है, यहाँ भी ओमेगा में, दोनों की आवर्तियां भी क्या है, सेम है, समान आवर्ती 2 तरंगे समान दिशा में संचित हो रही है, ठीक है। आयाम अलग अलग हो सकते हैं, दोनों में कुछ कलांतर हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कलांतर कितना रहा बच्चों पे, फाई है, दोनों में कलांतर का मान हमें कितना दिख रहा है, कलांतर इक्वल टू फाई, ठीक है, दोनों तरंगों में कलांतर फाई है, फाई बोल रहे हैं, डेल्टा फाई बोल रहे हैं, डेल्टा फाई का मान कितना है, फाई है, कलांतर डेल्टा फाई इक्वल टू फाई हमें दिख रहा है, डेल्टा फाई इक्वल टू फाई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इनकी परिणामी तरंग बनेगी, यहाँ परिणामी तरंग जो बनेगी y इक्वल टू क्या जाएगा, ये बनता है रिजल्ट a, मतलब y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो उसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे आता है रिजल्ट, बच्चों, सॉल्व करने पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिजल्ट, या तो बच्चों y इक्वल टू a
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये बन रही होती है परिणामी तरंग। जहां बच्चों ए क्या है, परिणामी तरंग का आयाम। तो यहाँ पे देखिए ये नेट जो आयाम है, यहाँ पे ये नेट आयाम बन रहा है, कितना बन रहा है, ए बराबर नेट आयाम बराबर ये होता है रूट ऑफ, ये सूत्र आता है इसमें, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है, a1 a2 cos फाई। और यहाँ पे जो थीटा है मतलब प्रारंभिक कला, ठीक है, प्रारंभिक कला, ये तो क्या नेट आयाम हो गया। और यहाँ बच्चों जो प्रारंभिक कला है थीटा बराबर ये होता है tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, ये बन रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं बच्चों जैसे कि आप वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लो एक सदिश इधर की ओर है, मान लो ये सदिश a1 है, एक सदिश मान लो इधर है a2, ये सदिश a2 है, इसमें कुल एंगल यहाँ पे बच्चों थीटा है, कुल एंगल थीटा, थीटा यहाँ पे हम कुल एंगल को लेके चल रहे हैं फाई, मतलब कलांतर कितना ले रहे हैं फाई, दोनों में कलांतर फाई है, ठीक है। तो इनका जो परिणामी आयाम बनता है, मतलब परिणामी सदिश बनता है, यहाँ बनेगा इस तरह से, ये परिणामी सदिश ए। तो ए बच्चों यहाँ से किस एंगल पे आ रहा है, थीटा एंगल पे। तो याद करो बच्चों ये दो सदिश दे रखे a1 a2, वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा आपने, जिनका इनके बीच में कोण कितना है, फाई है। तो दो सदिशों में कोण फाई होता है, ठीक है। तो उनका परिणामी सदिश क्या बनता है, आर बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, वही तो लिखा है मैंने, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और इनकी दिशा होती है, यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ये भी आप पढ़ चुके हो पहले वेक्टर टॉपिक के अंदर, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बच्चों यहाँ भी जो परिणामी तीव्रता होती है, नेट तीव्रता जो है I बराबर, मतलब परिणामी तरंग की तीव्रता, जो परिणामी आयाम हो गया, और परिणामी तीव्रता अपन देखें तो उसका सूत्र होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, ठीक है। ये होता है परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला। अब जो अपन जानते हैं यहाँ पे जो व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। तो पहले अपन देखें संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, सोचो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है बच्चों, संपोषी व्यतिकरण में यहाँ पे तरंग शंख पे अध्यारोपित होती है, मतलब यहाँ पे जो कलांतर है, यहाँ बच्चों इसमें जो कलांतर है तरंगों के मध्य, कलांतर का मान कितना होता है, कलांतर का मान होता है, कलांतर फाई कहते हैं या डेल्टा फाई कह लें, फाई या डेल्टा फाई का मान बच्चों होता है इसमें 0 2 पाई, मतलब तरंगों के मध्य कलांतर जो है 4 पाई डॉट 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 कितना होता है 2n पाई, मतलब इतना कलांतर होना चाहिए तरंगों के मध्य। और पथांतर कितना होता है यहाँ पे, पथांतर जो होता है डेल्टा एक्स बराबर ये होता है 0 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट 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 n लैम्डा। n क्या बच्चों यहाँ पे पूर्णांक है, n यहाँ पे पूर्णांक है, इसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अतः बच्चों इसलिए यहाँ पे जो आयाम आ जाएगा a बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पे आयाम का मान निकालें, इसलिए बच्चों यहाँ पे जो आयाम बनता है a बराबर कितना होता है, यहाँ रखेंगे cos फाई का मान, जैसे 0 0 रख दो यहाँ पे, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो a1 प्लस a2 आया, तो a बराबर क्या होता है a1 प्लस a2, जो कि क्या होता है amx, ठीक है। तो बच्चों और तीव्रता निकालें, यहाँ पे तीव्रता का मान यहाँ पे रखेंगे cos फाई, मतलब cos 0 का मान 1 होता है, तो ये राशि क्या बन जाएगी, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो I बराबर क्या जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या बता रहा है Imax अधिकतम तीव्रता। मतलब दोनों तरंगें अगर समान कला में अध्यारोपित हो रही हैं, मतलब शंख पे अध्यारोपित हो रहा है, गर्त पे अध्यारोपित हो रहा है, तो उस समय यहाँ पे आयाम अधिकतम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही होती है, ठीक है। तो इस समय कलांतर और पथांतर के मान ये होते हैं। और बच्चों फिर देखें सेकंड विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो बच्चों विनाशी व्यतिकरण में हम देखें क्या होता है बच्चों, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण में यहाँ पे हम देखें कलांतर का मान, तो बच्चों यहाँ पे जो कलांतर है फाई या डेल्टा फाई की बात करें, तो फाई या डेल्टा फाई का मान तो कितना होता है, यहाँ होता है पाई 3 पाई 5 पाई, मतलब डॉट 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 2n-1 पाई के रूप में होता है कलांतर, ठीक है। और पथांतर जो है डेल्टा एक्स की बात करें, जो पथांतर डेल्टा एक्स जो होता है ये होता है λ/2 या फिर 3 λ/2 या फिर 5 λ/2, मींस डॉट 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 2n-1 λ/2 के रूप में यहाँ पे पथांतर होता है तरंगों के मध्य। तो बच्चों ये मान अगर यहाँ पे रखें इन सूत्रों में, आयाम और तीव्रता के सूत्रों में, तो यहाँ जो a आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे a का जो मान आएगा ये आता है a बराबर a1 माइनस a2,
क्योंकि अब क्या यहाँ पाई रखोगे ना, पाई, तो कॉस पाई का मान यहाँ रखोगे, कॉस पाई का मान क्या होता है -1, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ये a बराबर a1 माइनस a2 मीन्स a min, ये आएगा न्यूनतम आयाम। और तीव्रता की बात करें तथा तीव्रता यहाँ जो प्राप्त होगी I बराबर, ये भी क्या मिलेगी हमें, मिनिमम, तो ये आएगा √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या बता रहा है, I min को। ठीक है, अब ये जो चीजें आपको समझाई मैंने, ये अपन ने कलांतर और पथांतर के रूप में आयाम और परिणामी तीव्रता देख ली संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में। ठीक है, तो ये चीज जो है, इसको जो अध्यारोपण हो रहा है संपोषी विनाशी का, इसी को चलो डायग्राम के रूप में समझाऊं आपको मैं। तो देखो यहाँ पे अपन चित्र समझें इसको, डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये दो स्रोत हैं S1 S2, दोनों की आवृत्ति समान है, n की इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिखा रखे माध्यम में, एक P1 और एक P2। यहाँ से तरंगें आ रही है, इधर जा रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी जा रही है तरंग इस बिंदु पे, यहाँ से तरंग इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। तो देखिए इस बिंदु पर जो तरंग आई, ये वाली तरंग इस प्रकार से यहाँ पे आपतित हुई, ये वाली तरंग भी आपतित हुई इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये तरंग आ रही है, इसका शंग और इसका भी शंग, दोनों के शंग इस बिंदु P पर अध्यारोपित हो रहे हैं। तो दोनों तरंगों के शंग का शंग पे अध्यारोपण हो रहा है बिंदु P पर। तो बिंदु P1 पर दोनों के शंग का अध्यारोपण हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे शंग पर गिर रहा है। ठीक है, शंग पर अध्यारोपण हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और इसी को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और यहां पे हमें क्या मिलता है बच्चों, I max, मतलब इस बिंदु पे तीव्रता अधिकतम तथा आयाम भी अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, शंग पे अध्यारोपण हुआ है तो इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पे तीव्रता अधिकतम और आयाम भी अधिकतम मिल रहा होता है। और यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका तो शंग है लेकिन इसका क्या है, गर्थ। तो शंग का गर्थ पे अध्यारोपण हो रहा है। हम देखें शंग गर्थ पर अध्यारोपित हो रहा है। शंग का बच्चों गर्थ पर अध्यारोपण हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। इसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, की दोनों आयाम विपरीत दिशा में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे हमें तीव्रता और आयाम क्या मिलते हैं, न्यूनतम। यहाँ पे हमें I मिनिमम तथा A भी मिनिमम प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों मिनिमम प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि माध्यम में, पूरे माध्यम में कई बिंदु ऐसे होंगे जहां पे संपोषी व्यतिकरण होगा, कई ऐसे होंगे जहां विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो जो माध्यम में केवल क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा होता है। मतलब जहां पे संपोषी व्यतिकरण हुआ है वहां पे ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि तीव्रता बढ़ गई है, ऊर्जा बढ़ जाती है। और विनाशी वाले बिंदुओं पे तीव्रता घट जाती है, मतलब ऊर्जा घट जाती है। लेकिन माध्यम की कुल ऊर्जा जितनी पहले थी उतनी रहती है, मतलब कुल ऊर्जा संरक्षण यहाँ पे लागू होता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं व्यतिकरण में केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है बच्चों, पुनर्वितरण होता है। ठीक है, माध्यम की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित है, माध्यम की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, माध्यम की जो कुल ऊर्जा क्या है, अपरिवर्तित रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कुल ऊर्जा, मतलब यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण लागू हो रहा होता है। ये चीज अपन ने देखी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दो एग्जांपल अपन देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें क्या है बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, 3 तरंगों के आयाम 8 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर दे रखे हैं। इनके मध्य क्रमागत कलांतर π/2 है। मतलब इस तरह रहा है, तो सदिश के रूप में अपन देखें, एक तरंग मान लो यहाँ पे इधर 8 मीटर इसका आयाम इधर है। ठीक है, इससे π/2 पर ये 3 मीटर है, 3 मीटर, यहाँ से कितना है कलांतर, π/2 है, ये 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से π/2 पे आगे तीसरी तरंग है, ये 4 मीटर इसका आयाम है, ये भी एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसका परिणामी निकालना है इन तीनों का। तो इन दो सदिश के अनुसार अपन सोल्व करें। देखिए 8 मीटर और 4 मीटर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो पहले इनको सोल्व करते हैं। तो जो 8 में से 4 गया, इधर कितना आएगा, यह आएगा 4 मीटर। ठीक है, अब इस 3 मीटर और 4 मीटर देखिए दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो यहाँ पे इनका परिणामी ये बन जाएगा इस दिशा में, ये आएगा a नेट। ठीक है, ये आएगा a नेट, और इस a नेट का मान कितना बनेगा बच्चों, √3² + 4²। फिर दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो 3² + 4² करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ये बराबर 5 मीटर। हम देखें इसलिए आंसर क्या बच्चों इसका, क्या आंसर a नेट बराबर 5 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे अपन सोल्व कर सकते हैं।
क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखें, आपसे कह रहा है कि I1 बटा I2 बराबर 9/4 है, देन फाइंड आउट Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin एंड Amax अपॉन Amin, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन अपन देखें इसका, हमें क्या दे रखा है बच्चों, I1 अपॉन I2 दे रखा है, I1 अपॉन I2 का मान 9/4 दे रखा है। मतलब अगर बच्चों मैं I1 को 9 मान लूं तो I2 कितना मान सकते हैं, 4। I1 को 9 मान लें तो I2 का मान 4 हो जाएगा। तो बच्चों Imax निकालें यहाँ पे। अब आप जानते हो Imax क्या होता है, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 2 मतलब 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ऐसे ही Imin निकालें तो रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin, ये पूछा गया है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब Imax का मान रख दो 25 और ये -1 अपॉन 25 प्लस 1 कितना हो गया, 24/26 मतलब 12/13, ये आंसर आ जाएगा 12/13। ठीक है, अब बच्चों इसका फिर हम देखें, अब Amax बटा Imin निकालना है। तो आप जानते हो I समानुपाती क्या होता है, A स्क्वायर, पढ़ाई था अपन ने पहले, I समानुपाती A स्क्वायर। तो A समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, रूट ऑफ I। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे अगर मैं निकालूं Amax बटा Amin, हमें क्या निकालना है, Amax बटा Amin निकालना है। तो Amax बटा Amin निकालेंगे तो रूट ऑफ Imax बटा Imin हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Imax का मान कितना है, 25 है, Imin का मान कितना है, 1। तो वर्गमूल कर दें, कितना आ जाएगा, 5/1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे ये इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, उसका कुछ बेसिक चीजें सीखी और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल आगे इसमें और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।